वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन देखेंगे। क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आज उसको देखेंगे। सबसे पहली बात है बच्चे कि जो स्पर्म है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के तत्पश्चात बनाया गया है, ये स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास इसके लिए आएगा कि इट इज हैप्लॉइड फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। एक बात, दूसरी बात है ये जो स्पर्म होते हैं बच्चे, ये स्पर्म कंसिस्ट होता है, ये बना हुआ होता है 4 पार्ट से, कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। और वो जो पार्ट्स हैं, जिन 4 पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, उनमें से एक पार्ट को हम हेड कहेंगे, दूसरे पार्ट को हम नेक कहेंगे, तीसरे पार्ट को हम बॉडी पीस कहेंगे और चौथे पार्ट को हम टेल कहेंगे। समझ बच्चे? ये जो हेड है, फिर ये हेड को फर्दर 2 भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि ये हेड 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। उनमें से एक न्यूक्लियस का पार्ट होता है और दूसरा एक्रोजोम का पार्ट होता है। ठीक है बच्चे? जैसा हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर हम बायोलॉजी की थ्योरी को फिगर से लेते हुए चले तो ये समझ में ज़्यादा आता है। तो चलिए हम फिगर ड्रॉ अप करेंगे और पैरेलली हम उसके थ्योरीज को समझेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा इस प्रकार का न्यूक्लियस ड्रॉ अप करने जा रहे हैं, जिसका ऊपरी से हल्का कोनिकल होता है, याद रखिएगा। और ये जो बेस रीजन है, इस बेस रीजन का जो मिडिल रीजन है, इस मिडिल रीजन में हल्का क्या होंगे, डिप्रेशन होएगा। लिटिल डिप्रेशंस विल बी प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। और इसका एंटीरियर रीजन, अपर मोस्ट पार्ट स्लाइटली क्या होंगे, कोनिकल होंगे। इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को हम न्यूक्लियस कहेंगे, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। समझे बच्चे? और इस न्यूक्लियस के एंटीरियर रीजन में, इसके ऊपर जस्ट एक कैप की तरह, जिस तरह से कि एक माथा में कैप पहनते हैं हम लोग, जस्ट एक कैप की तरह इस प्रकार का एक संरचना पाया जाएगा, है ना। ये जो संरचना है, इस संरचना को हम एक्चुअल में एक्रोजोम कहेंगे। चूंकि इस एक्रोजोम के अंदर एक एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, और वो जो एंजाइम होते हैं, इस एक्रोजोम के अंदर एक एंजाइम पाए जाते हैं और उस एंजाइम का नाम होता है लाइसिन, है ना। ये जो लाइसिन है, ये एग के मेम्ब्रेन को डाइल्यूट करता है, रप्चर करता है या छेद करता है एंट्री के लिए। तो दिस लाइसिन विल डाइल्यूट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग। अब ये जो 2 संरचना है, इस 2 संरचना को मिलाकर हम क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। ठीक है? अब इस संरचना को इस प्रकार के एक मेम्ब्रेन जो क्या करके रखेंगे, इसको कवर करके रखेंगे और ये नीचे की तरफ आएगा। और आने के बाद फिर हल्का सा, बहुत छोटा सा डिप्रेशन यहाँ होगा, एक छोटा सा डिप्रेशन यहाँ शो अप करेगा और ये डिप्रेशन शो अप करके फिर ये जो है इस प्रकार से नीचे की तरफ मूव ऑन करेगा। ये जो है नीचे की तरफ मूव ऑन करेगा। सर बच्चे, ना ये जो नीचे की तरफ जो मूव ऑन कर रहा है, वो एक्चुअली में बॉडी पीस का फॉर्मेशन करने जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर अपने ये जेनेटिक मटेरियल भरे पड़े होते हैं। देखिए, इस न्यूक्लियस का जो ये डिप्रेशन रीजन है, इस डिप्रेशन रीजन में एक सेंट्रियोल पाए जाएंगे। इस सेंट्रियोल को जो है हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहेंगे। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ओके बच्चे। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है
स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन में ड्यूरिंग द फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। तो इसी जगह थोड़ा सा यहाँ आप लिख सकते हैं कि इट विल फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन, ठीक है। एक दूसरा सेंट्रियोल होगा और ये जो दूसरा सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल जस्ट इसी के नीचे लगभग नेक रीजन के पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और इसको जो है हम डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से जानेंगे। ओके, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये एक्सोनीम का फॉर्मेशन करेगा जो फाइनली टेल रीजन में स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। तो ये डिस्टल सेंट्रियोल एक्सोनीम का फॉर्मेशन करेगा और दिस एक्सोनीम फाइनली फॉर्म या मेड स्केलेटन इन द टेल। ये स्केलेटन इन द टेल के निर्माण में इस प्रकार से इलोंगेटेड फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर रन ऑफ करेगा, है ना, ऐसे होते ही जाएगा, जो किसका ओरिजिनेशन होगा, डिस्टल सेंट्रियोल का। जस्ट ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, नेक कहेंगे। ओके, और ये जो डिप्रेशन के बाद ये जो पार्ट मिला आपको, ये वाइडर रीजन, ये आगे जाएगा और आगे जाने के बाद इस प्रकार से फिर ये क्या होंगे, थोड़ा सा पतला होएगा। और हालांकि स्पर्म जो है एक बहुत इलोंगेटेड संरचना है ना, इस प्रकार से जो है निर्माण होगा, जिसमें से इस रीजन को हम टेल कहेंगे और ये जो रीजन हुआ इस रीजन को क्या कहेंगे बच्चे, बॉडी पीस कहेंगे। समझ में बात, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी इस बॉडी पीस में इस जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। और एक बात जान लीजिए कि स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो इस स्पर्म के अंदर प्रेजेंट हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को नेवर कर्न कहा जाता है। ओके बच्चे, है ना। अब एक मेम्ब्रेन डेवलप होगा, एक मेम्ब्रेन अचीव होगा इस सेल के द्वारा, है ना। इस सेल के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन का ये जो ऊपर वाली लेयर है इसके अंदर, और ये न्यूक्लियस है इक्रोजोम से बाहर। बट ये मेम्ब्रेन जो इस्टेब्लिश्ड यहाँ होगा, जो बनेगा, वो जस्ट इस हेड रीजन के मिडिल पोजीशन से स्टार्ट होगा और ये ऊपर की तरफ को कवर करते हुए फिर मिडिल पोजीशन तक जाएगा। तो सपोज कर लीजिए कि इस हेड रीजन का मिडिल पोजीशन ये है और ये है। ओके, तो इस जगह से एक मेम्ब्रेन स्टार्ट होगा और इस प्रकार से इसको कवर करेगा, फिर अपर हाफ को क्या करेगा, कवर करेगा। अब जो लोअर हाफ है ना, ये लोअर हाफ से भी एक दूसरा मेम्ब्रेन डेवलप होगा और ये इस प्रकार से यहाँ से आता है, इस प्रकार से मेम्ब्रेन इस्टेब्लिश होते हुए आएगा और बॉडी तक आकर ये क्या हो जाएंगे, है ना, मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है एक मेम्ब्रेन यहाँ पर डेवलप होएगा। जो ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन है, इस ऊपर वाले मेम्ब्रेन को हम गेलिया के नाम से जानते हैं और जो ये नीचे वाला मेम्ब्रेन है इसको हम मैंचिट के नाम से जानेंगे। ओके, इस स्पर्म के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं बच्चे, वो बहुत कम होता है और
बहुत लिटिल मात्रा में ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं और वो कंटेंट कहाँ उपस्थित होते हैं, इसके टेल रीजन में उपस्थित होते हैं। तो इधर जो है हम टेल रीजन में ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है आपको दिखाएंगे और ये काफ़ी क्या होते हैं, कम होते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। जनरली ह्यूमन स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो कम होते हैं। अब ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्पर्म का जिसमें इतने सारे पार्ट्स भाग लिए हैं और सब की अलग अलग काम है। जैसे कि एक्रोजोम जो निर्माण हुआ है हेड रीजन में इज इन द फॉर्म ऑफ कैप, इट विल रिलीज एन एंजाइम called lysine which will helps in dilutions of the plasma membrane or white line membrane of egg। दूसरा ये न्यूक्लियस है, the nucleus is responsible for containing the genetic material और ये दोनों मिलकर हेड का निर्माण करेगा। यहाँ तीसरा पार्ट है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर इन द फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। उसके बाद फिर यहाँ एक डिस्टल सेंट्रियोल है बच्चे, दिस डिस्टल सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्सोनीम एंड दैट एक्सोनीम विल बी हेल्प to construct or made the skeletal in the tail region। उसके बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। दिस स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड नेबरकर्न एंड इट विल प्रोवाइड द एनर्जी फॉर स्विमिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म, इसको एनर्जी देने का काम करेगा। एंड टेल रीजन्स हेल्प्स इन द स्विमिंग एंड इट्स गिव्स द डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हम जो है स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए और सबके लिए अलग अलग फंक्शनल एक्टिविटी याद किए। समझे? इस जगह जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको जाननी है वो ये जानना है कि जो ये स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्म। इन जनरली हम मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म के नाम से जानते हैं इसको, लेकिन इस जगह पर हम थ्योरेटिकली एक अच्छे ढंग से आपको समझाना चाहते हैं कि अगर इस स्पर्म की बात कीजिए और ये दो टाइप के होते हैं, मान लिया कि मेल स्पर्म होते हैं और फीमेल स्पर्म होते हैं। सपोज कर लीजिए, चलिए इन केस ऑफ मेल ही अगर हम देखना चाहते हैं तो इन केस ऑफ मेल ये जो स्पर्म होंगे ये होंगे, स्पर्म जो होंगे इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होएगा, XY होएगा। ठीक है, ये XY जो क्रोमोसोम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, ये कोई भी क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ होगा बच्चे, जर्म सेल से हुआ होगा। चलिए सपोज कर लीजिए कोई एक जर्म सेल है और उस जर्म सेल में क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूएंट क्या है, XY है। तो सोचिए कि एक जर्म सेल जिसमें क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूएंट XY हो तो ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद 4 डॉटर सेल का निर्माण करेगा और उस 4 डॉटर सेल होंगे वो क्या होएगा, हैप्लॉइड होएगा। तो ये 4 डॉटर सेल आफ्टर द डिवीजन इसमें क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ होंगे और उनमें से जब फर्दर आगे प्रोसेस प्रोसीड करेगा तो आफ्टर द डिवीजन 4 सेल बने। मियोसिस फर्स्ट, उस सेल में मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड होगा। तो सपोज कर लीजिए कि ये वो सेल है और यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ है। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो इससे 2 सेल का निर्माण हुआ होगा, उनमें से एक सेल के पास क्रोमोसोम X होंगे तो दूसरी सेल के पास क्रोमोसोम क्या होंगे, Y होंगे। फिर फर्दर मियोसिस होगा और इस 2 से फिर 4 सेल का निर्माण होगा।
तो इस जगह पर फिर ये 2 से 4 सेल का निर्माण करेगा और ये मियोसिस सेकेंड कहलाएगा। ये जब डिवाइड करेगा, चूंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, फर्स्ट वाले रिडक्शनल डिवीजन होते हैं, ये क्या होंगे बच्चे, इक्वेशनल डिवीजन होगा। एक जर्म सेल है, उनके 4 जो सेल का फॉर्मेशन हुआ था वो हैप्लॉइड फॉर्म में थे। तो यहाँ जो है मियोसिस 2 होगा और ये मियोसिस 2 में इनसे जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उसमें भी एक्स क्रोमोजोम होगा, इसमें भी क्या होंगे, एक्स क्रोमोजोम होंगे। और जब इसमें मियोसिस 2 होगा तो इसके सेल में भी वाई क्रोमोजोम होंगे और इसके सेल में भी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन 4 daughter cell will produce, out of which 2 daughter cell having the X chromosome and 2 daughter cells having the Y chromosome। ये जो 4 daughter cell फॉर्मेशन हुआ, इस 4 daughter cell को हम स्पर्मेटिड्स कहेंगे, जैसा कि आपको हम स्पर्मेटोजेनेसिस समझाए थे। फिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ एक प्रक्रिया होगा, सेकेंड फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होना था और इसको आपने स्पर्मियोजेनेसिस कहा था। स्पर्मियोजेनेसिस बच्चे, यहाँ स्पर्मियोजेनेसिस होएगा और ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, ये जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, जिनमें से इस स्पर्म पर एक्स क्रोमोजोम होंगे, इस स्पर्म पर एक्स क्रोमोजोम होंगे, इस स्पर्म पर वाई क्रोमोजोम होंगे, इस स्पर्म पर वाई क्रोमोजोम होंगे। इस 4 में से 2 में एक्स क्रोमोजोम होंगे और फिर 4 में से 2 में वाई क्रोमोजोम होंगे। यानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हुआ, 50% का। तो ये जो 50% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से ये एक्स लिया है, तो चलिए बच्चे यहाँ देखते हैं हम, है ना, कि ये जो x कंटेन किया है, इस हाफ सेट ऑफ x, ये जो 50% जो x क्रोमोजोम को कंटेन किया हुआ है ना, इसको हम गाइनोस्पर्म के नाम से जानेंगे। स्पर्म का एक टाइप मिला आपको, गाइनोस्पर्म, फीमेल से रिलेटेड। दूसरा जो स्पर्म है जो y क्रोमोजोम को कंटेन किया हुआ, जो वाई क्रोमोजोम कंटेंट किया हुआ, इसको हम एंड्रोस्पर्म कहेंगे, एंड्रोस्पर्म कहेंगे। तो ठीक इसी तरह से हमको 2 टाइप के स्पर्म जो है मिल गए। चूंकि फीमेल के पास ऑलवेज उसके स्पर्म में एक्स ही प्रेजेंट होते हैं, एक्स ही प्रेजेंट होते हैं, और मेल के पास एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अगर फीमेल के इस एक्स क्रोमोजोम से गाइनोस्पर्म क्रोमोजोम का फ्यूजन हुआ, गाइनोस्पर्म क्रोमोजोम का फ्यूजन हुआ, तो फिर ये कैसा होगा, फीमेल चाइल्ड होगा। अगर एंड्रोस्पर्म का फ्यूजन हुआ इस एग के साथ, तो ये एंड्रोस्पर्म का अगर फ्यूजन होगा तो ये मेल चाइल्ड पैदा होगा। इसका मतलब है जो हम सेक्स डिटर्मिनेशन में आगे पढ़ेंगे इसको बच्चे, कि 50% ऑफ चांसेस होते हैं मेल प्रोगैनी या फीमेल प्रोगैनी का। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमको 2 टाइप का इंडोस्पर्म मिल गया, एक एक्स कंटेनिंग गाइनोस्पर्म और दूसरा वाई कंटेनिंग एंड्रोस्पर्म। इस प्रकार से 2 हमको स्पर्म मिल गया। तो इस जगह पर एक बार फिर हम बच्चे ओवरव्यू दे दें कि स्पर्म के टाइप में जब जाते हैं हम, तो हम 2 प्रकार के स्पर्म पाते हैं। एक को हम मेल स्पर्म कहते हैं, दूसरे को फीमेल स्पर्म कहते हैं। इन केस ऑफ मेल स्पर्म जब हम डिस्कशन स्टार्ट किए, तो एक मेल के पास जो स्पर्म है उसकी जो क्रोमोजोमल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम एक्स वाई से करते हैं। चूँकि स्पर्म का फॉर्मेशन जर्म सेल से होता है, चलिए मान लीजिए कि कोई एक जर्म सेल है और उस जर्म सेल में जो क्रोमोजोम है वो क्या है, एक्स वाई है। उस जर्म सेल में डिवीजन के बाद 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होएगा, है ना। उसके बाद फिर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होएगा। जब मियोसिस 1 होएगा तो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसके पास क्रोमोजोम हाफ होंगे यानी हैप्लॉइड होंगे। फिर दूसरा मियोटिक डिवीजन होगा और कुल 4
हैप्लॉइड सेल का, हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये 4 हैप्लॉइड स्पर्म में से 2 एक्स कंटेनिंग होगा और 2 क्या होंगे, वाई कंटेनिंग होंगे। इस 4 स्पर्म को हम अभी स्पर्मेटिड्स कहेंगे। ये स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा, जैसा कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में समझा था, के द्वारा जो है क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे किसमें, कंप्लीट स्पर्म में। ये जो एक्स कंटेनिंग स्पर्म आपको मिला, इसको हम गाइनोस्पर्म के नाम से जानेंगे। जो वाई कंटेनिंग मिला उसको हम एंड्रोस्पर्म के नाम से जानेंगे। चूंकि फीमेल के पास एक्स कंटेनिंग ही स्पर्म होते हैं, तो जब फीमेल एक्स कंटेनिंग फीमेल जब इसके एक्स कंटेनिंग से मिलेगा तो वो चाइल्ड जो होंगे वो क्या होंगे, फीमेल होंगे, या फीमेल का एक्स कंटेनिंग, क्योंकि उसमें से एक्स होता ही है, अगर वाई कंटेनिंग एंड्रोस्पर्म से मिल गया तो फिर चाइल्ड कैसा होंगे, मेल पैदा होंगे। तो ये बच्चे एक ओवरऑल थ्योरी था आपके सिलेबस से रिलेटेड, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर एक वर्ड हम उचित होता है डिफाइन करते हैं कि स्टार मार्क में, वायाबिलिटी ऑफ स्पर्म। वायाबिलिटी ऑफ स्पर्म, ये वायाबिलिटी क्या है बच्चे, क्षमता होती है एक स्पर्म को एक्टिव फॉर्म में रहने के लिए, लिविंग फॉर्म में रहने के लिए, जिससे कि वो किसी एग को फर्टिलाइज कर सके। इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं हम, वायबिलिटी कहते हैं। और एक स्पर्म का जो वायबिलिटी होता है वो 24 आवर्स का होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा oogenesis पर। चूंकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, अब जो हम क्या देखेंगे, oogenesis देखेंगे। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम oogenesis। थैंक यू।